हेलो एस्पिरेंट्स, आज जो हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है 1857 रिवोल्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं आपको दो पार्ट्स में कवर करवाऊंगी। फर्स्ट पार्ट के अंदर आते हैं ये वाले टॉपिक्स, कॉजेज, वाइसरॉय, व्यूज एंड आइडियाज एंड आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट, जिसमें हमें ये वाली चीज़ें कवर करनी है। तो एक हल्का सा आइडिया मैंने आपको दे दिया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर मॉडर्न हिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस पार्ट इसका देख सकते हैं। सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड देयर लीडर्स, कि जो 1857 का विद्रोह था, अब ऐसा तो नहीं कि वो एक ही जगह से हुआ, अलग अलग लोकेशंस पे जो है उसके अगेंस्ट विद्रोह हुआ था। तो हर एक लोकेशन में लीडरशिप किसने संभाली, पूरा चेयरमैनशिप एक हैंडल किसने किया, उसको वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह टू कह लीजिए, शहनशाह हिंदुस्तान कह लीजिए, ठीक है, जो कि एम्परर ऑफ इंडिया जो है वो प्रोक्लेम किए गए थे, घोषित किए गए थे, और इन्होंने पूरे इंडिया में जो भी हुआ ये 1857 का रिवोल्ट इसकी बागडोर संभाली थी। ठीक है, तो दिल्ली में थे एम्परर ऑफ इंडिया बहादुर शाह जफर, सेकंड थे जनरल भक्त खान। ठीक है, कानपुर से बात करें, देखिए ये वाला टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने याद कर लिया है, समझ लिया है चीज़ों को, तो आप इजीली उनको कर पाएंगे। अदरवाइज जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर कर पाना ज़्यादा टफ होता है, बट जो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, ये बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, सो कानपुर जो कि यूपी में है, वहाँ से लीडरशिप संभाली थी नाना साहब, जिनका नाम धुंधुपन था। हमने पढ़ा था ना कि एक रीजन ये भी था कि जो नाना साहब हैं वो बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, इसलिए उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, क्योंकि वो अडॉप्टेड सन थे, राइट। तो कानपुर से उन्हीं नाना साहब ने बागडोर संभाली। तांत्या टोपे, जिनका जो निकनेम है वो है रामचंद्र पांडुरंग एंड अजीमुल्लाह खान। ठीक है, झांसी से किसने संभाली कमान, तो झांसी से तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमने वो पोइम एक पढ़ी है ना स्कूल्स में, आपको याद होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अगर आपको याद हो, रानी रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। ठीक है, फिर आते हैं लखनऊ, जो कि यूपी में है, बेगम हजरत महल और उनका बेटा बिरजिस कादिर। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह, बरेली जो कि यूपी में है, खान बहादुर खान, और बिहार से कुंवर सिंह अराहा से। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कि अलग अलग लीडर्स जिन्होंने अलग अलग लोकेशंस पे बागडोर संभाली। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि अलग अलग जगह पे किसने सुप्रेस किया रिवोल्ट को, किसने दबाया, समझ रहे हैं। तो देखिए, सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट में पहला आता है दिल्ली में जॉन निकोलसन एंड हडसन। कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली और झांसी आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं, क्योंकि बाकियों के क्या है ना, अलग अलग बुक्स में ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, बट झांसी का ये दो और बनारस के ह्यूग्रोज आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, दिल्ली, तो दिल्ली का आप ऐसे याद कर सकते हैं, NH दिल्ली है ना, NH दिल्ली में धुंध बहुत होती है, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, धुंध सर्दियों में दिखाई नहीं देता, मतलब मैंने इस तरह से याद किया है। ठीक है, अब होता क्या है, पहली बार आपको लगेगा कि क्या बकवास ट्रिक है, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम के साथ अपने नोट्स रिवाइज करेंगे, अगर आप वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं, तो अगर आप टाइम के साथ नोट्स को रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ आपके दिमाग में खुद से आ जाएगा। अच्छा दिल्ली, अच्छा लेफ्ट साइड में हमने लिखा था NH दिल्ली, धुंध वाला कंसेप्ट, फिर आप समझ जाएंगे N से निकलसन, H से हडसन, ये आगे दिल्ली। ठीक है, अब बाकी अपनी ट्रिक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली में सुप्रेस किया, सुप्रेस करने का मतलब है दबाया, वहां के जो लीडर्स थे उनसे युद्ध किया, उनको हराया युद्ध में, और उस एरिया को अपने अंडर किया, इस तरह से। सो दिल्ली से थे जॉन निकलसन एंड हडसन, कानपुर से ह्यूग व्हीलर, कैंपबेल, हैवलॉक, और वैसे मैंने और भी ट्रिक्स बनाई है, बट वो सारी ऐसी ही हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ पे नहीं शेयर करनी चाहिए, बट दिल्ली इंपॉर्टेंट है याद करना, इसलिए मुझे शेयर करनी पड़ी। झांसी से सर ह्यूग रोज, ये तो आपको खुद ही याद हो जाएगा बार बार। बनारस जेम्स नील, लखनऊ लॉरेंस कैंपबेल, इंग्लिश हैवलॉक, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपने याद किया है, आप एकदम वहाँ पे टिक कर लेंगे। जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स आते हैं ना घुमा फिरा के, फिर 4 ऑप्शंस में भी स्टेटमेंट होती है, वो टफ होते हैं करना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, इनमें दिमाग नहीं लगता। आपने एक बार ट्रिक याद कर लिया फटाफट, अगर इतना ज़्यादा स्पेस होता है ना पेपर में, तो अगर आप पेंसिल से भी वहाँ करेंगे ना सारा लिख के, तब भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, अभी तक हमने पढ़े 2 टॉपिक्स कि अलग अलग जगह पे लीडरशिप किसने संभाली और अलग अलग जगह पे कौन से ब्रिटिशर ने उसको सुप्रेस किया। ठीक है, तो अब आगे चलने से पहले आपको बताना चाहूंगी, देखिए बार बार मैं एक ही चीज कहती हूँ कि नोट्स बनाएं, क्योंकि अगर आपने अभी तक 1857 के रिवोल्ट के नोट्स आपने मेरे साथ बनाए हैं, तो आपका ऑलमोस्ट टॉपिक कवर ही है। ठीक है, प्लस आपके रिवीजन में हेल्पफुल होते हैं। जब रिवीजन का टाइम आता है, 10 दिन बचते हैं एग्जाम को, तब थोड़े आप बुक्स लेके बैठोगे, तब थोड़े आप स्पेक्ट्रम उठा के पढ़ने बैठोगे, तो आप यही आपको नोट्स चाहिए होते हैं, है ना।
तो चलिए, ये वाला पेज हुआ हमारा कंप्लीट। अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है कॉजेज ऑफ फेलियर। ऐसे क्या रीजन रहे कि 1857 का रिवोल्ट फेल हो गया। ठीक है, तो पहला है लैकनेस ऑफ यूनिटी, प्रॉपर यूनिटी ही नहीं थी। कई ऐसे रूलर्स थे जो रिवोल्ट कर रहे थे, कई ऐसे रूलर्स थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, और कई ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई थी, जो ना ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे ना रिवोल्ट कर रहे थे। तो अब अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, देखिए ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हो सकता था अगर यूनिटी से सब कुछ किया जाता है ना। यूनिटी नहीं थी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के उसमें, क्योंकि देखिए शुरू में ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे जो रूलर्स थे उनके इंटरनल डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा थे। कोई बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट, कोई रिलेशंस को लेकर डिस्प्यूट, इस वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ पे अपना होल्ड जमा पाया। अदरवाइज यूनिटी होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इंडिया जैसी कंट्री में आके वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर पाता। प्लस दूसरा, यहाँ के लोग भोले भी बहुत थे। चलिए वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो पहला रीजन हो गया इस विद्रोह के फेल होने का लैकनेस ऑफ यूनिटी, यूनिटी ही नहीं थी। सेकेंड है पुअर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं थी, अच्छी नहीं थी। ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं कि कैसे सब कुछ प्लान करना है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो जो ब्रिटिशर्स थे इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी थी, इनके पास लीडर्स अच्छे से अच्छे थे, इनकी प्लानिंग अच्छे से अच्छी थी। तो उनके सामने हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्स्ट थी। ठीक है, थर्ड है ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। सिर्फ इसमें मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास लोग थे, है ना, जो मासेस हम जिसे कहते हैं, आम जनता, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो हाई क्लास इंटेलिजेंशिया होता है हमारा, है ना, इंडिया का, जो हाई क्लास लोग थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि हमारा रिवोल्ट फेल हुआ। राइट। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है सम इंडियन रूलर्स इवन हेल्प्ड ब्रिटिशर्स। वही जो मैंने आपको लैक ऑफ यूनिटी में बताया कि ऐसे बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की विद्रोह के टाइम। तो वो चीज़ गलत थी। सच तो न्यूट्रल वाले थे कि उन्होंने किसी की भी हेल्प नहीं की, उन्होंने अपने दुश्मन की एक तरह से हेल्प की, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ आए, ब्रिटिशर्स के इरादे आई थिंक इंडियंस कभी समझ ही नहीं पाए, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया समझने में। जब तक वो समझ पाते कि ब्रिटिशर्स यहाँ क्यों आए हैं, क्यों तो क्या व्यापार से आते, तो भी वो जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे थे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, यहाँ का सब कुछ, यहाँ पे अपना होल्ड जमा रहे थे और लोगों को अपने अंडर कर रहे थे, उनको इन्फीरियर समझते थे। जब तक लोगों को ये चीज़ समझ आई तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की। कौन कौन थे वो? सिंधिया रूलर्स एमपी के, निजाम ऑफ हैदराबाद, होल्कर्स ऑफ एमपी। सिर्फ ये 3 नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, बट ये 3 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। इंफीरियर आर्म्स ऑफ सिपाहीज, जो यहाँ पे सैनिक थे उनके जो हथियार थे वो बहुत इंफीरियर क्वालिटी के थे, अच्छे नहीं थे। और ब्रिटिशर्स का तो आपको पता ही है, वो नेवल सुप्रीमेसी उनकी कितनी थी। जब नेवी तक वो इतना सुप्रीम हो चुके थे तो ऑब्वियसली हथियारों में, वेपन्स में वो कितने सुप्रीम होंगे, है ना। तो बहुत काफी ज्यादा सुपीरियर थे उनके आर्म्स एंड ऑल इंडियंस के कंपैरिजन में। सिक्स्थ पॉइंट आता है डिड नॉट स्प्रेड इन अ वाइड एरिया। अब देखिए 1857 का रिवोल्ट है, भारत में हुआ, लेकिन पूरे भारत में ही नहीं फैला। ये सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट आपका था, है ना, और दूसरा दिल्ली के आसपास का एरिया, यूपी हो गया, बरेली वगैरह का एरिया, और सेंट्रल इंडिया, एमपी, यहीं तक रह गया ये। और ये साउथ में तो ये गया, ये साउथ तक तो ये पहुंचा ही नहीं है, स्पेशली कन्फाइंड टू नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 7th पॉइंट आता है लैक ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। हमारी ऐसी प्लानिंग ही नहीं थी कि अगर हम विद्रोह जीत जाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्या डिमांड्स रखेंगे, या फिर अगर हम हारेंगे तो हमें क्या हानि उठानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो सारा खर्चा हमारे सर पे मल देंगे, और ये उन्होंने किया भी। उसके लिए स्पेशल कमीशन आया, वो चीज़ हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। कुछ अलग से 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पेज पे, बट फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में नहीं था कि आगे राजनीतिक स्तर पे हमें करना क्या है। ठीक है, चलिए ये हो गए कॉजेज ऑफ फेलियर, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, और 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे फेट ऑफ द लीडर्स, यानी जो नेता थे जिन्होंने लीडरशिप संभाली अलग अलग जगह पे। जब विद्रोह खत्म हो गया तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। पहले आते हैं बहादुर शाह 2। कौन थे? एम्परर ऑफ इंडिया, शहनशाह हिंदुस्तान का इनको टाइटल मिला था। ठीक है, तो इनके साथ विद्रोह के बाद क्या हुआ, क्योंकि विद्रोह तो देखिए ब्रिटिशर्स जीत गए, हम लोग हार गए, हमें सुप्रेस कर दिया गया था इंडियंस को। तो जो बहादुर शाह 2 थे, ही वॉज डिपोर्टेड टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862। 1857 का विद्रोह हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 5 साल के बाद 1862 में इनकी डेथ हो गई और इनको रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, हिज सन्स वर आल्सो शॉट डेड। इनके बेटों को भी गोली मार दी गई। तो एक तरह से इनका जो पूरा का पूरा वंश था, दिल्ली सल्तनत का बोले या मुगल एम्पायर का बोले, वो खत्म हो गया था। इट मार्क्स द एंड ऑफ मुगल एम्पायर, और यू कैन से दिल्ली सल्तनत। तो बहादुर शाह 2, इनकी डेथ हो गई, इनके बच्चों को भी मार दिया गया, इनका वंश खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है नाना साहिब एंड बेगम हजरत महल एस्केप टू नेपाल। ये नेपाल भाग गए, उसके बाद इनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। ठीक है,
रानी लक्ष्मीबाई, डायरेक्ट जानी इसलिए जाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई काफी जो है इन्होंने स्ट्रॉन्ग काफी अच्छे तरीके से ब्रिटिशर्स को जो है धूल चटाई थी, है ना। तो इनके युद्ध के दौरान वहीं पे डेथ हो गई थी। तांतिया टोपे वॉज कैप्चर्ड आफ्टर बिट्रेयल बाय अ फ्रेंड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1859। इनको कैप्चर किया गया था, कैसे? एक्चुअल में ये भी भाग गए थे, मतलब गायब हो गए थे, तो इनके फ्रेंड ने इनको फंसाया और फिर ये पकड़े गए और बाद में इनको भी मार दिया गया। तो इन शॉर्ट इनको भी मार दिया गया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पेज, जिसमें हमने पढ़ा कि रिवोल्ट के एंड होने के क्या रीजंस रहे, फेल हुआ क्या रीजंस रहे। दूसरा हमने पढ़ा कि जब हम हार गए तो लीडर्स के साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। तो अब हमारा ये पेज भी हुआ कंप्लीट, बट अभी थोड़ा सा और बचता है। हम इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट पढ़ेंगे कि अब रिवोल्ट खत्म हुआ तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका, प्लस थोड़ा सा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट्स इट। तो बस आपको वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट, कि ये जो विद्रोह था इसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 में एक एक्ट पास हुआ विद्रोह के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे क्या हुआ, इट पुट एन एंड टू द रूल ऑफ कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपनी मनमर्जी करती थी उस चीज पे पॉज लग गया, एंड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, जो भी सारा जो काम धाम था प्रशासन का काम, वो चला गया डायरेक्टली अंडर क्राउन, डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश क्वीन, और यहाँ से वाइसरॉय सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स विड्रॉन। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मैंने आपको पढ़ाया कि कोई इंडियन रूलर है जिनका बेटा नहीं है तो, और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके एम्पायर को डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर मान लिया जाएगा। वो सब मैंने आपको पढ़ाया शुरू में, तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जो ये जो चीज थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डी से याद रखना, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हाइट सोल्जर्स इन द आर्मी। आर्मी में जो सफेद समझ रहे हैं आप, जो ब्रिटिशर्स थे एक तरह से, उनके सोल्जर्स की संख्या बढ़ा दी गई, एंड टोटल एक्सपेंस ऑफ द रिवोल्ट इंडियंस के सर पे आया। जो भी खर्चा रिवोल्ट में हुआ, जो भी इंडियंस ने वहां पे नुकसान किया, मैंने बताया था आपको कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स खराब किए गए, जो पुलिस स्टेशन थे उन पे अटैक किया गया, यूरोपियंस मारे गए, तो जो भी मॉनेटरी फॉर्म में लॉस हुआ वो सारा इंडियंस के सर पे आया। अब ये एक क्वेश्चन है जो आया था एग्जाम में, तो मैंने अपने नोट्स में लिखा था, मैं यहाँ भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 1857 रिवोल्ट वॉज विटनेस्ड बाय गालिब का जो ये टाइम पीरियड था, उन्होंने ये रिवोल्ट पूरा का पूरा देखा था, मतलब उनके सामने हुआ था, उनके टाइम में हुआ था, ठीक है। नाउ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा 2-3 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम उसके बाद कमीशन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। सो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में 1828 में, ठीक है। इनका रियल नाम था मणिकर्णिका थाम्बे, मनु। अब आपको अगर ध्यान होगा एक सीरियल भी इस पे आया है, अगर आपने देखा होगा, तो अगर देखा है ना तो वहां से थोड़ी बहुत चीजें, जैसे मनु याद रहेगा, राजा इनकी शादी किससे हुई वो याद रहेगा, है ना। सो इनकी शादी जो है बहुत कम उम्र में राजा गंगाधर राव से हुई थी, जो कि झांसी के महाराजा थे। फिर 1858 में बैटल में इनकी डेथ हो गई थी ग्वालियर एमपी में। नाउ इसमें ज्यादा नहीं, वैसे ऐसा भी था कि इनका एक बच्चा हुआ था, पर वो 4 महीने बाद उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद उन्होंने दूसरा बच्चा अडॉप्ट किया था। तो इसको भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर वो मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने अंडर करना चाह रहे थे, बट इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा और मैं खुद रूल करूंगी यहाँ पे, ऐसा वैसा। तो अब आगे चलते हैं, वो चीजें मैंने यहाँ नहीं मेंशन किया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाँ अगर आपको लगता है, आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ह्यू ग्रोस डिस्क्राइब्ड हर एज, ह्यू ग्रोस कौन थे, जिन्होंने झांसी में रिवोल्ट जो हुआ था 1857 का, रानी लक्ष्मीबाई को वहां पे सुप्रेस किया। आपने पढ़ा ना सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, झांसी में ह्यू ग्रोस ने सुप्रेस किया था, तो बस उन्होंने डिस्क्राइब किया रानी लक्ष्मीबाई को एज बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ रेबल। इस पूरे रिवोल्ट की, इस पूरे विद्रोह की सबसे बेस्ट मिलिट्री लीडर थी, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम्स में, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करिए, गालिब वाला एक ही। सो कमीशन रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर रिवोल्ट सुप्रेशन। रिवोल्ट सुप्रेस हो गया, काफी चीजें हो गई, उसके बाद एक कमीशन आया, ठीक है, जिसमें जो है रीऑर्गेनाइजेशन होगी कि कैसे हर एक चीज को रीऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ सही करना है चीजों को, तो उसके लिए पील कमीशन आया था। पील कमीशन 1857 रिवोल्ट, दैट्स इट, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई पढ़ा, इंपैक्ट ऑफ द रिवोल्ट पढ़ा, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज मैं यहाँ पे इंक्लूड करूं, कोई चीज आपकी छूटे ना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।